सुमेर की संस्कृति हो, रोम की संस्कृति हो, ये सारी संस्कृतियां आज समाप्त हो गई, लेकिन भारतीय संस्कृति आज भी निरंतर बनी हुई है। यह 5 वर्षों से अधिक समय से आज भी निरंतर उसी रूप में चली आ रही है। यह हमारी भारतीय संस्कृति की विशेषता है जो इसकी निरंतरता को दर्शाता है। और यह निरंतरता, प्राचीनता की बात करें तो यह प्राचीनता जो है आज भी हमें उसी रूप में दिखाई दे रहा है। यह विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृति में एक है जो भारतीय संस्कृति की अपनी विशेषता है। और यह प्राचीनता के साथ साथ समन्वित भी है, क्योंकि भारत पर एक नहीं अनेक आक्रमण हुए, लंबे समय तक आक्रमण हुए। तो वहीं दूसरी ओर आप देखें तो जब जब हमारा समाज जड़ हुआ तब तक हमारी संस्कृति में किसी न किसी का उद्भव अवश्य हुआ जो उसे आगे बढ़ाने का काम किया। जैसे आप देखें, इसी में अवतारवाद को आप देख सकते हैं। राम का उद्भव जब मर्यादा का पालन नहीं हो रहा था, चाहे वह मर्यादा किसी भी रूप का हो, चाहे वह पिता पुत्र का मर्यादा हो, भाई भाई का मर्यादा हो, पति पत्नी का मर्यादा हो, जब समाज जड़ हुआ तो हमारी संस्कृति में एक बातें कही गई हैं कि जब भी समाज जड़ होगा तो समाज को गति देने के लिए किसी न किसी महापुरुष का उद्भव होता है। तो उस समय राम का उद्भव हुआ और उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहा गया। ठीक उसी प्रकार आप देखें तो आगे चलकर जब कर्तव्यों का पालन नहीं किया जा रहा था, जब आपको नीति का पालन नहीं किया जा रहा था, तो कृष्ण का उद्भव हुआ जिसकी जानकारी में गीता से भी प्राप्त हो रही है। ठीक उसी प्रकार आप देखें तो जब समाज में जड़ता आई 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में, धर्म में जड़ता आई, समाज में जब विकृतियां आई, तो उन विकृतियों को दूर करने के लिए गौतम बुद्ध महावीर स्वामी प्रणेता के रूप में दिखाई देते हैं। आगे चलकर शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य या कबीर, रहीम, इन सबके द्वारा समाज को गति देने का काम किया जा रहा है। ठीक उसी प्रकार 19वीं 20वीं सदी में चाहे वह दयानंद सरस्वती हो, विवेकानंद हो या राजा राम मोहन राय हो, इन सबके द्वारा भी समाज को गति देने का काम किया जा रहा है। ठीक उसी प्रकार गांधी को भी आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देखें तो हमारी जो संस्कृति है, जो हमारी संस्कृति की जो विशेषता है, वो इसकी प्राचीनता के संदर्भ में भी देखा जा सकता है कि यह विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृति है जो आज भी निरंतर उसी रूप में चली आ रही है बिना किसी परिवर्तन के, क्योंकि संस्कृति में बदलाव नहीं हो सकता। और जब भी बदलाव की कोशिश की गई तो व्यक्ति अपना पहचान खोता चला गया। तो यह हमारी संस्कृति की अपनी विशेषता है। सॉरी। उसी प्रकार आप देखें तो धार्मिक विविधता, यह भी हमारी संस्कृति की विशेषता है। हमारी संस्कृति में एक धर्म नहीं, अनेकों धर्मों का समायोजन है। जहां पहले से सनातन धर्म चला आ रहा था, तो वहीं आगे चलकर आप देखें तो जैन एवं बौद्ध धर्म को आप देख सकते हैं। वहीं आगे चलकर आप देखें तो इस्लाम धर्म का उद्भव हुआ। वहीं आगे चलकर आप देखें तो सिख, ईसाई, पारसी, यानी एक नहीं अनेक धर्म भारत में रहे। लेकिन यह भारतीय संस्कृति की विशेषता है कि यह धार्मिक विविधता को भी समाहित किए हुए है। धर्म को लेकर कभी युद्ध नहीं हुए। जिस प्रकार से यूरोपीय देशों में देखा जाए तो वहां धर्म को लेकर रक्त रंजित क्रांतियां हुई हैं। जैसे आप देखें वहां एक ही धर्म था, उसके 2 संप्रदाय, जो ईसाई धर्म में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। जिस प्रकार रक्त रंजित क्रांतियां हुई, क्या भारत में वैसी रक्त रंजित क्रांतियां हुई हैं क्या? कम से कम धर्म को लेकर तो नहीं। अलग अलग धर्मों के लोगों ने शासन किया प्राचीन काल से ही, लेकिन किसी दूसरे धर्म को प्रताड़ित करने के लिए नहीं। अगर कुछ किया भी गया तो राजनीतिक व्यवस्था थी। अशोक को ही आप देख लें, वह शैव धर्म का था, बौद्ध धर्म में परिवर्तित हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है कि वह बौद्ध धर्म के लिए और बौद्ध धर्म का पालन करने के लिए उसने हिंसा का सहारा लिया। उसी प्रकार आप देखें तो आगे चलकर इस्लाम का भी उद्भव हुआ, इस्लामी सत्ता भी स्थापित हुई। लेकिन अपवाद स्वरूप ही आप देख सकते हैं कि धर्म को लेकर युद्ध हुआ हो, और जो युद्ध हो भी रहे थे तो वह राजनीतिक व्यवस्था थी। कुछ अपवाद शासकों को छोड़ दिया जाए तो बाकी शासकों ने कम से कम राज्य धर्म का पालन किया। और राज्य धर्म क्या है? तो जो राष्ट्र का धर्म है, जो राष्ट्र के लोगों का धर्म है। इसलिए शासक का अपना निजी धर्म नहीं होता। जैसे आप देखें तो जब इल्तुतमिश सत्ता पर आया तो सत्ता पर आने के बाद इल्तुतमिश के समक्ष यह प्रस्ताव रखा गया इस्लाम धर्म के अनुयायियों के द्वारा, उलेमाओं के द्वारा, कि आप इसे भारत को दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम में परिवर्तित कर दो। यानी दारुल हर्ब काफिरों का देश से इस्लाम के देश के रूप में बदल दो। लेकिन इल्तुतमिश उसे स्वीकार नहीं करता है। वह बोलता है कि भारत को इस्लामिक देश नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि यहां पे इस्लाम की जीत जो हुई है वह सिर्फ क्षेत्र को जीतने का काम किया गया है, अभी लोगों का दिल जीतने का काम नहीं किया गया है। लोग नफरत करते हैं और इसलिए ऐसे भी हमारी जो जनसंख्या है वह सीमित है, क्योंकि हम खाने में खुद नमक के समान है। तो कैसे भारत को दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम बनाया जा सकता है? उसी प्रकार आप देखें तो चाहे वह बलबन का शासनकाल हो, या फिर अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल हो, या फिर मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल हो, या फिर मुगल शासकों के संदर्भ में आप देखें तो कभी भी धर्म को लेकर कोई क्रांतियां नहीं हुई।
सभी धर्म चलते रहे, छिटपुट घटनाएं होती रही, लेकिन धर्म सभी विराजमान रहे, सभी धर्म अस्तित्व में रहे, किसी धर्म को समाप्त नहीं किया गया। नहीं तो इस्लामी शासनकाल में पूरे धर्म को समाप्त कर दिया जाता। ऐसे भी आप देखें तो भारत अपवाद एक ऐसा देश है जहां पे इस्लामी सत्ता स्थापित हुई, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों ही बने रहे। ना तो इस्लाम हिंदुत्व को समाप्त कर सका और ना हिंदुत्व इस्लाम को समाप्त कर सका, बल्कि अन्य धर्म भी चलते रहे। जबकि अन्य क्षेत्रों में देखें, जिन जिन क्षेत्रों में इस्लाम का उद्भव हुआ वहां पे उस धर्म को ही समाप्त कर दिया जाता है। और इसलिए भारतीय संस्कृति एक समन्वित संस्कृति मानी जाती है। आप देख सकते हैं कि सल्तनत शासन काल में ही बहुत सारे जो शासक हैं, चाहे वह बलबन हो, अलाउद्दीन खिलजी हो या मोहम्मद बिन तुगलक, इनके सामने जब यह प्रस्ताव रखा जाता है कि अब शरीयत के अनुसार शासन करो, धर्म के अनुसार शासन करो, तो वे राजधर्म का पालन करते हैं। इसलिए तो बलबन ने भी आप देखें तो गैर इस्लामी प्रथा को ले आया, चाहे वह सिजदा हो, पैबोस हो, कार्निस हो या त्योहार के रूप में नौरोज त्योहार। उसी प्रकार अलाउद्दीन खिलजी को जब काजी मुगुसुद्दीन जब यह सुझाव देता है कि भारत को दारुल इस्लाम में परिवर्तित करो या शरीयत के अनुसार आप शासन करो, तो अलाउद्दीन खिलजी कहता है मैं नहीं जानता कि शरीयत क्या कहता, मैं वही काम करूंगा जो राज्य हित में हो। तो आप इस्लामी सत्ता के अधीन भी आप देखें तो अन्य धर्म में बने रहे, धार्मिक विविधता के बावजूद भी हमारे अंदर वह एकता आज भी है, पहले भी थी, और यह हमारी संस्कृति की अपनी विशेषता है। क्योंकि कोई भी धर्म संघर्ष करने के लिए नहीं कहता, सभी धर्म आपस में प्रेम की ही बात करते हैं। उसी प्रकार आप देखें तो हमारी भारतीय संस्कृति की एक मुख्य विशेषता इसका मध्यम मार्गी स्वरूप भी है। अब मध्यम मार्गी स्वरूप की बात की जाए तो हमेशा ही हमारी संस्कृति जो है वह अतिशय से बचने की बात करता है। यह हमारी संस्कृति में ही है कि अति सर्वत्र वर्जते। यह हमारी संस्कृति की दिन है कि हम हमेशा ही अति से बचे हैं, हम उस रूढ़िता से बचने का प्रयत्न किए हैं। यह हमारी संस्कृति की दिन है, कभी भी हम रूढ़ नहीं रहे। यहाँ आप देखें तो आसक्ति से विरक्ति की ओर हमें ले जाने का काम हमारी संस्कृति की देन ही है, जो हमें आसक्ति से विरक्ति की ओर ले जाता है, जो जिसकी ज्ञान हमें गीता से भी इसकी जानकारी प्राप्त होती है। तो ही आप देखें तो अशोक को भी आप देखें तो अभी मध्यम मार्गी स्वभाव को अपनाता है। यह हमारी संस्कृति की देन है। यह मध्यम मार्गी स्वरूप आप देखें तो बुद्ध के द्वारा भी मध्यम मार्ग को अपनाया जाता है। कठोर तप से वे भी बाहर निकलते हैं, बीच का रास्ता हमेशा तलाशने की जो कोशिश है यह हमारी संस्कृति की देन ही है। आप गांधी को ही देखें, पूरे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दरमियान गांधी का आंदोलन आपको समझौतावादी स्वरूप का नजर आएगा, जिसमें संघर्ष, विराम और संघर्ष, यह तीन रूपों में आपको संघर्ष, विराम और संघर्ष, यह तीन रूपों में आपको गांधी का आंदोलन नजर आएगा। गांधी हमेशा ही समझौतावादी रूप को अख्तियार किया। एक समय काल होता था जब गांधी आंदोलन को लेकर पीक पर चले जाते थे, लेकिन उसके साथ साथ वे समझौता करने के लिए भी हमेशा तैयार रहते थे और इसलिए उसे विराम दिया करते थे। इसलिए तो आप देखें कि 1920 में असहयोग आंदोलन को गांधी ने प्रारंभ किया और एक छोटी सी घटना, चौरी चौरा की घटना, उसके बाद उन्होंने आंदोलन को स्थगित कर दिया, किसी की परवाह नहीं की। बहुत सारे दोषारोपण उनके ऊपर लगाया गया, लेकिन उनके आंदोलन का अपना तरीका था। और वही हमारी संस्कृति सिखाती है कि मध्यम मार्गी बनो, अति से बचो। हमेशा ही आपको, यह हमारी संस्कृति की ही देन है कि हम अति सर्वत्र वर्जते को फॉलो करते हैं, पालन करते हैं और उसी के माध्यम से मध्यम मार्ग निकालते हैं, बीच का रास्ता तलाशते हैं। हमारी जो पॉलिसी है आज हमारी विदेश नीति में भी आप देखें तो वह हार्ड पॉलिसी नहीं है, वह सॉफ्ट पॉलिसी है, उदार नीति है, कठोर नीति नहीं है। हम तानाशाह की तरह बात नहीं करते हैं। यह हमारी भारतीय राजनीति में भी दिखाई देता है, जो हमारी सांस्कृतिक देन है। अशोक चाहता तो उस समय वह समस्त क्षेत्र में बौद्ध धर्म को लागू करवा सकता था, लेकिन आप देखें तो उसने बौद्ध धर्म नहीं बल्कि उसने एक नए कॉन्सेप्ट को लेकर आया। और वह कॉन्सेप्ट क्या है? तो वह धम्म है, जिसे हम अशोक के धम्म के रूप में देखते हैं। यह धम्म सभी धर्मों का मिला जुला सार था, जिसमें सभी धर्म की अच्छाइयों की बात की गई थी। क्योंकि कोई भी धर्म ना तो हमें हिंसा करने की बात करता है, ना कोई गलत काम करने की हमें आज्ञा देता है। तो इस तरीके से आप देखें तो हमारी सांस्कृतिक जो विशेषता वह यह भी है कि हमारी यह संस्कृति की ही देन है कि हम मध्यम मार्गी स्वरूप को अपनाए हुए हैं, हमेशा बीच की रास्ता तलाशते हैं। उसी प्रकार हमारी संस्कृति नैतिकता की बात करता है, यह हमारी सांस्कृतिक विशेषता है। आज नैतिकता को हम अपनी संस्कृति से हम दूर हटते चले जा रहे हैं। इसीलिए तो आज आपके सिलेबस में, चाहे वह आईएएस का हो या यूपीपीसीएस का, वहां भी आपको पेपर 4 में नैतिकता की पाठ पढ़ाया जा रहा है। क्या नैतिकता हमारी संस्कृति में नहीं है क्या? लेकिन आज हम संस्कृति से दूर हटते चले जा रहे हैं। आज हम भौतिकवादी सुख सुविधाओं में लिप्त होते चले जा रहे हैं, जिसके कारण आज हमें नैतिकता की पाठ पढ़ाई जा रही है। क्योंकि सिलेक्शन होने का मतलब यह नहीं कि आप तानाशाह हो जाएं। आपके कंधों के ऊपर अशोक स्तंभ दिया जाता है, आपके टैब के बीच में अशोक स्तंभ लगा होता है। वह प्रतीकात्मक है, वह शक्ति का सूचक है कि आपको कंधों पे, आपके कंधों पे आपको देश की जिम्मेदारी, आपको समाज की जिम्मेदारी दी जा रही है, उसका आप पालन करेंगे। आपके सर के ऊपर वह जिम्मेदारी सौंपी जा रही है, उसका आप उल्लंघन नहीं करेंगे। आप देखें तो वह जो अशोक स्तंभ है वह अशोक स्तंभ सारनाथ के अशोक के स्तंभ से ही तो लिया गया है, जिसमें 4 सिंह हैं। सिंह क्या? शक्ति के प्रतीक, चारों दिशाओं में विराजमान है। वह चारों दिशाओं को सूचित कर रहे हैं। उसके साथ ही साथ आप देखें तो वह सिंह जो खुद शक्ति का प्रतीक है, वह आपको भारत की शक्ति को भी दर्शाता है। वह सिंह हिंसक मुद्रा में नहीं है, वह अहिंसक मुद्रा में है। आपको शक्ति दी गई है, लेकिन उस शक्ति का उल्लंघन नहीं करना है। वह सिंह भी अहिंसक मुद्रा में है, जो हमारे आज विदेश नीति को भी दर्शाता है कि आज भारत परमाणु संपन्न राष्ट्र होने के बावजूद भी यह वचनबद्ध है कि मैं हिंसा करने के लिए, दूसरे को डराने के लिए परमाणु संपन्न राष्ट्र नहीं बनाऊं।
बल्कि मैं समानता की बात करता हूं और उस समानता को स्थापित करने के लिए मैं परमाणु संपन्न राष्ट्र बना हूं, जो हमारी विदेश नीति को भी दर्शाता है। तो यहां आप देखें तो नैतिकता यह हमारी संस्कृति की विशेषता है। आज हम नैतिक रूप से पथभ्रष्ट होते चले जा रहे हैं। यह हमारी यह नैतिकता नहीं है कि सभी की भलाई करें, माता पिता की सेवा करें, गुरुजनों की बात मानें, अपने से बड़ों का आदर करें, जीव जंतु की हत्या न करें, प्रकृति के प्रति हम जागरूक रहें, नुकसान ना पहुंचाएं। यही नैतिकता है ना। हम लोभी ना हो, स्वार्थी ना हो, यही नैतिकता है ना। लेकिन आज आप देखें तो यह आज हमारे समाज में वृद्धाश्रम का कॉन्सेप्ट नहीं था। यह उन्हीं समाज में था जो भौतिकवादी थे, जो भौतिकता के पीछे भाग रहे थे। आज हमारे संस्कृति में भी कुछ बदलाव आए। आज हम सभी भौतिकवादी बनने लगे, जिसके कारण वृद्धाश्रम भी स्थापित हुआ। वह किसी के लिए भी हो सकता है, आगे चलकर हम लोगों के लिए भी हो सकता है। तो यह नैतिकता हमारी संस्कृति की देन है, यह हमारी संस्कृति की विशेषता है। उसी प्रकार आप देखें आध्यात्मिकता, हमारी संस्कृति हमेशा ही अध्यात्म और दर्शन की बात करता है। आध्यात्मिकता तो हमारी संस्कृति की देन रही है। हम शुरू से ही अध्यात्म दर्शन पर विशेष बल दिए। आज भारत प्राचीन काल से ही विश्व गुरु है, कम से कम इस क्षेत्र में। आज आप देखें तो पूरा विश्व मानसिक समस्याओं से परेशान है, दुखी है। अभी घटना आप देखें, सुशांत सिंह का सुसाइड करना, आज किस तरीके से मेंटल फ्रस्ट्रेशन लोगों को बढ़ गया है। पहले तो ऐसा नहीं था। क्यों? क्योंकि हम अपने संस्कृति से दूर हटते चले जा रहे हैं, अपने लोगों से दूर हटते चले जा रहे हैं। हमारी संस्कृति में ही आध्यात्मिकता समाहित है। आध्यात्मिकता की बात की गई है, 4 पुरुषार्थ जिसमें अलग अलग स्टेज को दर्शाया गया है, 4 आश्रम व्यवस्था जिसमें अलग अलग स्टेज को बताया गया है, चाहे वह आश्रम व्यवस्था हो चाहे पुरुषार्थ हो। तो हमारी संस्कृति की देन है आध्यात्मिकता। हम अध्यात्म पर विशेष बल दिए हैं। जब भी समाज गतिहीन हुआ, उसे गति देने का काम अध्यात्म के द्वारा किया गया, चिंतन मनन के द्वारा किया गया, नई सोच के द्वारा किया गया। तो इस प्रकार से आप देखें तो आज हम जो अध्यात्म से दूर हटते चले जा रहे हैं, संस्कृति से दूर हटते चले जा रहे हैं, तो अनेक विकृतियां भी हमारे सामने आ रही है। यह हमारी संस्कृति की देन है कि हमारी संस्कृति आध्यात्मिकता को समाहित किए हुए, योग को समाहित किए हुए, दर्शन को समाहित किए हुए, अध्यात्म की बात करता है, पुरुषार्थ की बात करता है, आश्रम व्यवस्था की बात करता है, सभी के कल्याण की बात करता है। यह हमारी संस्कृति की देन है। उसी प्रकार आप देखें तो भारतीय संस्कृति की जो विशेषता सार्वभौमिकता, यह तो हमारी संस्कृति की देन है कि सिर्फ हम सब अपने कल्याण की बात नहीं करते हैं, हम तो विश्व कल्याण की बात करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। हम सिर्फ अपने लिए खुश नहीं होते हैं, विश्व को खुशी रखना चाहते हैं। पड़ोस तो दूर की बात है, हमारी संस्कृति में ही वसुधैव कुटुंबकम समाहित है। विश्व का कल्याण हो, जगत का कल्याण हो, यह तो हम प्रार्थना में स्लोगन करते हैं। हम अपने कल्याण की बात कहां कर रहे हैं, अपने परिवार की बात कहां कर रहे हैं? पूरे समाज, पूरे राष्ट्र, पूरे विश्व की बात करते हुए यह हमारी सांस्कृतिक देन है, यह हमारी सांस्कृतिक पहचान है, यह हमारी सांस्कृतिक विशेषता है जो सार्वभौमिकता को भी समाहित किए हुए है। सभी के कल्याण की बात करता है, सभी के सुख में सुखी होने का और दुख में दुखी होने की बात करता है, आत्म सुख और आत्म दुख की बात नहीं करता है। आज पूरा विश्व इस समस्या से ग्रसित है जो हमारी संस्कृति की देन है, लेकिन उसे लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, उसका लोग पालन नहीं कर रहे हैं। उसी प्रकार आप देखें तो नारी सम्मान, जहां तक नारी की बात है तो हमारी संस्कृति में नारी सदैव केंद्र में रही है और प्राचीन काल से आज तक नारी की अहम भूमिका रही है। जहां विश्व में महिलाओं को लेकर अलग अलग प्रताड़नाएं झेलनी पड़ी, लेकिन भारत में महिलाएं सदैव ही केंद्र में और सदैव ही पूजनीय रही है। आज इस भौतिकवादी कारणों से हम कुछ पिछड़ते चले जा रहे हैं, लेकिन फिर भी महिला सशक्तिकरण की हम बात करते हैं। और जहां तक महिलाओं की बात है तो प्राचीन काल में भी आप देखें, सिंधु घाटी सभ्यता काल में भी, तो वहां से भी आपको महिलाओं को प्रकृति से जोड़ा गया है। महिला को जगत जननी की उपाधि दी गई है। महिला सदैव पूजनीय रही है। महिला चाहे पत्नी के रूप में हो चाहे माता के रूप में हो, सदैव पूजनीय रही है। जब से ईश्वरीय संकल्पना की बात आई तो महिला पूजा भी आप देख सकते हैं, जिसे शक्ति और सौम्य दोनों के रूप में पूजा जा रहा है, यानी सौम्य और रौद्र दोनों रूपों में पूजा जा रहा है। जिसे शक्ति के रूप में पूजा जा रहा है, जिसे लक्ष्मी के रूप में पूजा जा रहा है, जिसे सरस्वती के रूप में पूजा जा रहा है, तो यह हमारी संस्कृति की देन है। जिसे प्रकृति के रूप में पूजा जा रहा है, जिसे मातृभूमि कहा जा रहा है, यह हमारी संस्कृति की देन है। और आज भी आप देखें तो महिला अर्धांगिनी की तरह पत्नी के रूप में भी है, तो माता की तरह पूजनीय भी है, बहन की तरह श्रद्धेय भी है। हमेशा ही महिला केंद्र में रही है, हमेशा ही महिला सहभागी रही है। चाहे आजादी के आंदोलन की लड़ाई के संदर्भ में आप देख लें तो महिलाओं की भूमिका वहां भी बढ़ चढ़ कर रही है। विदुषियों के रूप में आप देखें, जानकारों के रूप में आप देखें तो प्राचीन काल से इसके उदाहरण भरे पड़े हैं। और इस प्रकार से हमारी संस्कृति की अपनी विशेषता है। उसी प्रकार अनेकता में एकता, अगर अनेकता में एकता की बात की जाए तो यह हमारी संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता है। जिस देश को भूगोल ने ही विभाजित कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखें तो यह देश आज भी एक है। जब ब्रिटिश भारत आए तो उन्होंने भारत को कभी एक देश माना ही नहीं। भारत को तो उन्होंने भौगोलिक अभिव्यक्ति की संज्ञा दी, बोला कि भारत बस एक भूगोल में दिख रहा है, इसका भूगोल तो कभी विभाजित है। जहां प्रकृति ने हमें बांट रखा, जहां एक और ऊंचे पर्वतमाला, दूसरी ओर खाई, एक तरफ बारिश का क्षेत्र तो दूसरी तरफ सूखा। जहां भौगोलिक आधार पर विभाजन है, भाषा के आधार पर विभाजन है, धर्म के आधार पर विभाजन है, रंग रूप के
आधार पर विभाजन है, जात के आधार पर विभाजन है, वेशभूषा के आधार पर विभाजन है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या है, तो उसके बावजूद भी हम एक हैं। इसलिए ब्रिटिश को यह लगा कि भारत में तो सदैव राज किया जा सकता है, क्योंकि यह धर्म में बटा हुआ है, यह जात में बटा हुआ है, यह भौगोलिक आधार पर बटा हुआ है, आर्थिक आधार पर बटा हुआ है, सामाजिक आधार पर बटा हुआ है, यह तो कभी एक हो ही नहीं सकता। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखें तो इन विविधताओं के बावजूद भी हम में एकता है, और यह हमारी भारतीय संस्कृति की पहचान है। इस पे आपको मेंस में प्रश्न पूछे हुए हैं, 4 विविधताओं को दर्शाते हुए एकता को बताएं। तो आप देखें तो भारत में विविधता के बावजूद एकता, ये हमारी संस्कृति की तो विशेषता है, ये हमारी संस्कृति की ही तो देन है, जिसके कारण भारत को एक माना जा रहा है इतने विभाजन के बावजूद भी। तो यह भारतीय संस्कृति की हमारी विशेषता है, और यह विशेषता चाहे प्राचीनता के संदर्भ में हो, धार्मिक विविधता के संदर्भ में हो, मध्यमार्गी स्वरूप में हो, नैतिकता के संदर्भ में हो, आध्यात्मिकता के संदर्भ में हो, सार्वभौमिकता के संदर्भ में हो, नारी सम्मान के संदर्भ में हो, या अनेकता में एकता के संदर्भ में हो, भारतीय संस्कृति की अपनी विशेषता हमें यहाँ पे दिखाई देती है। नेक्स्ट अब देखें तो संस्कृति से संबंधित कुछ करेंट से भी प्रश्न होते हैं जो जुड़े रहते हैं। अब अगर देखें तो वर्तमान संदर्भ में संस्कृति का आज क्या महत्व है।